राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो इन धर्म रो पालन करे वो मेवाड़ी सरदार। कहा जाता है मेवाड़ योद्धाओं की भूमि है, यहाँ कई सूरवीरों ने जन्म लिया है, अपने कर्तव्यों का परवाह किया है। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक थे राणा सांगा। पूरा नाम मिलेगा महाराणा संग्राम सिंह। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका जीवन युद्धों के इर्द गिर्द ही बीता है, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। एक आंख, एक हाथ, एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जिंदगी में हार नहीं मानी, के युद्धों में लड़े। जरा सोचिएगा कैसा रहा होगा वो दृश्य जब सूरवीर अपने शरीर में 80 घाव होने के बावजूद, एक आंख, एक हाथ, एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद लड़ने जाता था। कोई योद्धा, कोई दुश्मन इन्हें मार ना सका। पर क्या करें जब कोई अपना ही विश्वासघात करे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अजय मेवाड़ी योद्धा के बारे में, राणा सांगा के बारे में, खानवा युद्ध के बारे में और इनकी मृत्यु के पीछे तथ्यों के बारे में। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा, जो राणा सांगा के नाम से पूरे जगत में अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ के गए थे। बप्पा रावल का अभिमान थे, रायमल का मान थे और कुंभा की शान थे। उसी एक महाराणा सांगा की हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड ग्रेड स्पेशल महाराणा सांगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब महाराणा सांगा के बारे में, इनके जीवन परिचय से जुड़ी बातें भी करते हैं। आप देख पा रहे हो ये है हमारे महाराणा सांगा। इस प्रकार की तस्वीर, इस प्रकार की प्रतिमा आपको कहां देखने को मिलेगी? उदयपुर शहर के अंदर। इनके जन्म की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1482। पिता थे इनके रायमल। रायमल जी के थे 13 पुत्र और 2 पुत्रियां। उन्हीं 13 पुत्र में से एक थे हमारे महाराणा सांगा और इन्हीं के दादाजी का नाम था राणा कुंभास। आप लोग उस नाम से तो परिचित जरूर होंगे। माता का नाम था रतन कुंवर, पत्नी का नाम था कर्मावती, वही कर्मावती जिसके समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका होता है। पुत्र की बात करें तो विक्रमादित्य व उदय सिंह। कौन से उदय सिंह? वही उदय सिंह जिसकी चर्चा पन्नादाय के साथ में हम करते हैं। अब बात करते हैं इनके भाइयों के बारे में। इनके सबसे बड़े भाई का नाम था पृथ्वीराज, फिर जयमल, जगमाल और राज सिंह। और इन्हीं सभी भाइयों के बीच में, इन्हीं सभी कुंवरों के बीच में होता है विद्रोह। किस चीज का विद्रोह, किस चीज का विरोध? तो आप देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि ये थे सारे भाई। सबसे बड़ा था पृथ्वीराज, बड़ा था, योग्य था, युद्ध में निपुण था। उसके बाद में अगर कोई राजा बनता तो जयमल बनता, उसके बाद अगर कोई बनता तो जगमाल बनता, उसके बाद कोई बनता तो राज सिंह बनता। राणा सांगा का कहीं भी नाम नहीं था, परंतु राणा सांगा बचपन से ही क्या थे? साहसी थे। क्या थे? साहसी थे, महत्वाकांक्षी थे। पर हुआ क्या था कि एक बार कहते हैं कि पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा अपनी अपनी जन्म पत्रियां लेके कहां चले गए? ज्योतिषी के पास में चले गए। अब हुआ यूं कि वहां पे जब गए तो ज्योतिषी ने तीनों की कुंडलियां देखी, तीनों की पत्रियां देखी और देख के क्या बोला? अरे संग्राम सिंह, तुम्हारे तो जो राजयोग बन रहा है, क्या तुम्हारे तो राजयोग बन रहा है और तुम्हारा राजयोग बहुत ज्यादा बलिष्ठ है। इतनी तारीफ सुनने के बाद में पृथ्वीराज को आया गुस्सा। पृथ्वीराज ने कहा, मैं बड़ा हूं, मैं निपुण हूं, मुझे युद्ध विद्या भी पता है, मैं योग्य भी हूं, परंतु मैं राजा ना बनकर संग्राम सिंह राजा बनेगा, मुझसे छोटा राजा बनेगा। ये सब चीजें पृथ्वीराज सहन इसका और उसने निकाली तलवार और वहीं दे डाली किसके? महाराणा सांगा के। सांगा के तलवार दी और एक आंख चली गई। कब? ये कब की बात कर रहे हैं हम? ये जब की बात कर रहे हैं जब ये सारे राजा, सारे कुंवर कहां गए थे? जोशी के पास में गए थे। इनके बीच में मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था उस समय। उसी समय क्या होती है? एक इंसान की एंट्री होती है, उसका नाम था सारंगदेव। किसकी बात कर रहे हैं? सारंगदेव। और ये कौन थे सारंगदेव? तो ये थे रायमल के चाचा, ना कि पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज के तो क्या हुए? दादा हुए। संग्राम सिंह के भी दादा हुए। सारंगदेव कौन थे? रायमल के चाचा। सारंगदेव आए, उन्होंने समझाया पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम तुम लड़ो मत, ये जोशी की बातों में मत आओ, मैं एक
भीमल गांव की, कहां की, भीमल गांव की एक चारण जाति की पुजारिन को जानता हूं, वहां चलते हैं, बहुत ज्यादा चमत्कारी भी है वो, और इस चीज का हल भी वो जरूर करके बताएगी। तो ये सारी बात पृथ्वीराज जयमल और संग्राम से मान गए, किसकी, सारंग देव की, कि चलते हैं किसके पास, चारण जाति की पुजारिन के पास। तीनों के तीनों वहां पहुंचे, किसके साथ, सारंग देव के साथ में। वहां जाके जब पुजारिन ने भविष्यवाणी की तो उसने भी जोशी की भविष्यवाणी का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया, और फिर आपस में ये लड़ पड़े, भिड़ पड़े, और पृथ्वीराज ने फिर से तलवार निकाली, दे हाथ काट दिया, किसका, संग्राम सिंह का हाथ काट दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हाथ काट दिया। जयमल, पृथ्वीराज, सारंगदेव और संग्राम सिंह सारे के सारे घायल हो गए, और संग्राम सिंह अपनी जान बचाते हुए भागे, कहां, भागते भागते पहुंचे राठौड़ बिद्दा के यहां, और पीछे पहुंच गया कौन, जयमल। वहां से फिर भागे संग्राम सिंह, पर जयमल ने क्या किया, राठौड़ बिद्दा को मार दिया। उसके बाद में वो बस से बचाते पहुंच गए कहां पे, अपने हितैषी करमचंद पंवार के पास में, और वो कहां पे थे, अजमेर। तो उन्होंने जाके अजमेर में शरण ली, किसके पास, करमचंद पंवार के पास। पेपर में प्रश्न यही पूछा जाएगा कि राणा का हितैषी कौन था, और राणा सांगा ने कहां पे शरण ली थी, तो कहां ली थी, तो करमचंद पंवार के यहां शरण ली थी। और अपना अज्ञातवास कहां काटा, तो करमचंद पंवार के यहां पे काटा। ये किसी भी प्रकार का प्रश्न बने आपका गलत नहीं होगा। अब हुआ कुछ इस प्रकार कि संग्राम सिंह तो चला गया, अब राजा बनने का दावेदार कौन रहा, पृथ्वीराज रहा। हुआ कुछ इस प्रकार कि पृथ्वीराज ने, कहते हैं कि धोखे से, क्या, धोखे से अनजाने में विष की गोलियां खा ली, और इसके कारण क्या होगी, इसकी निगलने से हत्या होगी, मृत्यु होगी। और कहते ये भी हैं कि इसके बहनोई ने इसे जहर के मार दिया। दोनों तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। जयमल सोलंकियों के साथ लड़ते हुए मारा गया। जगमाल राजा बना नहीं, राज सिंह राजा जरूर बना, परंतु मेवाड़ के जो वहां के सामंत लोग थे वो राज सिंह से प्रभावित नहीं थे। तभी रायमल ने मारा फोन किसको, राणा सांगा को, कि भाई सांगा आजा, कोई नहीं बचा, अब तो जो है तू ही है, आजा। तब पहुंचते हैं महाराणा सांगा, मात्र 27 वर्ष की आयु में, कितनी, 27 वर्ष की आयु में अजमेर से आमंत्रित किया गया। किसको किया गया, राणा सांगा को। किसने किया, तो रायमल ने किया कि बेटा आजा, कोई नहीं बचा तेरा, अब मैं ही हूं जो हूं, और तू ही है जो इस मेवाड़ का है। और इसी समय बना दिया जाता है और इसका कर दिया जाता है राज्य अभिषेक। 24 मई 1509 का वो दिन था जब हमारे राणा सांगा का कर दिया गया अभिषेक। उपनाम हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावेश। कैसे, क्यों कहते हैं, शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर क्षतिग्रस्त था पूरी तरह। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहते हैं, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी किसे कहते हैं, महाराणा सांगा को ही कहते हैं। परंतु अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी, समस्या तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हुआ कुछ इस प्रकार, इनका हुआ राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक के समय दिल्ली में सबसे बड़ी ताकत सिकंदर लोधी बैठा था, गुजरात के अंदर महमूद बेगड़ा बैठा था, और वहीं मालवा के अंदर नासिरुद्दीन खिलजी बैठा था। परंतु हमारे सांगा कौन से कम थे, कौन से कम थे, वहां सांगा के सैनिक दस्ते में थे 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार की सेना थी। धीरे धीरे समय के साथ में राणा का दस्ता और मजबूत हुआ, संगठन बढ़ा, मजबूती बढ़ी, साथ में कोई विद्रोही था उसका दमन किया, मित्रता थी तो उसको और गहरी किया। और इसी के साथ में अब बात करने वाले हैं राणा के कुछ मुख्य अभियान के बारे में। सबसे पहला अभियान बात करेंगे राणा का गुजरात के साथ संघर्ष। यह संघर्ष राणा सांगा से नहीं था, यह तो महाराणा कुंभा से चलता आ रहा था, उसी को कायम करते हुए आगे और बढ़ेंगे। कैसे, राणा सांगा का गुजरात के साथ में संघर्ष चालू हुआ। बात करते हैं ईडर की, क्या, किसकी, ईडर की। ईडर में था राणा सांगा का ननिहाल, वहां के राजा थे उस समय राजा बान। राजा बान के थे 2 पुत्र, एक का नाम सूर्यमल, दूसरे का नाम भीम। राजा बान की मृत्यु के बाद में सूर्यमल गद्दी पर बैठे, और सूर्यमल की 18 माह के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में सूर्यमल का पुत्र रायमल गद्दी पर बैठता है, और रायमल जब गद्दी पर बैठता है तो भीम आके बोलता है, अरे बेटा तू कैसे, अभी तो मैं जिंदा बैठा हूं। तो रायमल को भगा देता है, और कौन गद्दी पर बैठता है, भीम गद्दी पर बैठ जाता है। रायमल पहुंचता है सीधा सांगा के यहां कि मेरे को तो निकाल दिया। सांगा ने क्या किया, रायमल से अपनी पुत्री की कर दी
विवाह कर दिया। अब बन गया सांगा का दामाद कौन? रायमल। तो सांगा ने भेजा एक सैनिक दस्ता, भीम को उतारा गद्दी से, किसको बैठा दिया? रायमल को बिठा दिया। भीम पहुंचा किसके पास? गुजरात के मुजफ्फर के पास में। किसके पास में? गुजरात के मुजफ्फर के पास में। और मुजफ्फर ने भेजा सबसे पहले निजामुल्क को भेजा। निजामुल्क ने जाके क्या किया? रायमल को भगा दिया वहां से। रायमल चल यहां से, यहां पे तो भीम बैठेगा और भीम का पुत्र अब भारमल यहां पे राज करेगा। और फिर रायमल को वहां से भगा देता है। उसके बाद में रायमल वहां से चला जाता है कहां पे? सांगा के पास में। और राणा सांगा को जब ये सारी बात पता चली तो राणा सांगा ने एक बड़ी सेना दस्ता भेजा। किसके साथ में? हमारे रायमल के साथ में। और कहा जाओ और अभियान करो। तो निजामुल्क ने देखा राणा सांगा की बहुत बड़ी सेना आई है, तो वो इधर छोड़ के भाग गया और वहां गद्दी पर जाके कौन बैठ गया? रायमल बैठ गया। अब मुजफ्फर ने क्या किया? जहरू मुल्क को भेजा, क्या जा भाई तू सल्टा के आ इस रायमल को। तो परंतु हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये तो राणा सांगा का क्या था? दामाद था। हिम्मत नहीं पड़ी जहीरू मुल्क की। फिर मुजफ्फर ने क्या किया? मुबारिज उल मुल्क को भेजा जो थे अहमदनगर का। उसने क्या किया? रायमल को खदेड़ा। इस बात का राणा सांगा को लगा बहुत ज्यादा बुरा। और 1520 ईस्वी की बात करें तो राणा सांगा बड़ी सेना के साथ में आए, खुद कहां पे? इडर में आए। और किसको? मुबारिज को भगा दिया वहां से इडर से। और पीछा किया कहां तक? अहमदनगर तक पीछा किया। और अहमदनगर में जाके ये छुप गया था कौन? मुबारिज। और राणा सांगा ने अहमदनगर को लूटा, लूटपाट की, अच्छा खासा लूटा वहां से। मुबारिज की हिम्मत नहीं पड़ी कि सांगा का सामना कर सके। लूट के आ गया, हमारे चित्तौड़ में बैठ गया और इडर का राजा किसे बना दिया? रायमल को बना दिया। और इससे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील की कि भाई इतने लोगों को भेजा पर पार नहीं पड़ी। किसके सामने? राणा सांगा के सामने पार तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी। मुजफ्फर बहुत ज्यादा लज्जित फील करता है, शर्मिंदगी फील करता है, खुद चलता है सैनिक लेके कि राणा सांगा को सल्टेंगे। पर हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया। और राणा सांगा का वर्चस्व वैसे ही रहा। और ये विवश होकर, दबकर, उसको दबे पांव वापस लौट पड़ा। कहां पे? गुजरात वापस जाना पड़ा। और इसी के अंदर राणा से आके मिलता है सहेलदी तंवर। कौन मिलता है? सहेलदी तंवर। इसी अभियान के अंदर आके राणा सांगा से मिलता है। तो यह था राणा का गुजरात के साथ में संघर्ष। अब बात करते हैं ऐसे दो युद्ध के बारे में जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। 1517 का खातौली का युद्ध, 1518 का बाड़ी का युद्ध। कहां पे होता है? क्यों होता है? क्या होता है कि सांगा 1527 ईस्वी के लगभग मेवाड़ से आगे बढ़ता है और दिल्ली की तरफ के राज्यों को जीतना शुरू कर देता है। यह बात किसको पता लगती है? इब्राहिम लोदी को, कि भाई साहब ये तो अभी दिल्ली के साथ के इलाके जीत रहा है, कभी ये तो दिल्ली को जीतने भी आ जाएगा। इब्राहिम लोदी को यह बात पता लगी। इब्राहिम लोदी पहुंच के सेना लेके कहां पे? के सांगा रुक जा भाई, तू जीत मत, पहले मुझसे सल्ट। आगे दोनों के बीच में होता है घमासान वाला युद्ध। कहां पे? खातौली का युद्ध, पिपला तहसील कोटा में। इब्राहिम लोदी वर्सेस महाराणा सांगा। और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। और दिल्ली के शासक, दिल्ली के सुल्तान को पराजित करना मतलब भारत के शासन को पराजित करना हो गया। और इसी के साथ में सांगा देखने लगे एक सपना, क्योंकि अब दिल्ली में हिंदू सत्ता भी स्थापित की जा सकती है। और यह डर किसको सताने लगा? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी दोबारा से सेना तैयार करता है, उसमें मियां हुसैन और मियां माखन की सेना भी लेके आता है। और कहां पे? बाड़ी के युद्ध में धौलपुर पहुंचता है। और वहीं आके बोलता है सांगा अभी हम हैं, अभी एक बार और देखो हमारा। तो इब्राहिम लोदी मियां हुसैन और मियां माखन के बीच में राणा सांगा से होता है घमासान वाला युद्ध। और यहां भी सांगा विजयी हो जाते हैं। और इस विजयी प्राप्ति के बाद में उत्तर भारत का नेतृत्व किसके हाथ में? राणा सांगा के हाथ में। उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी? राणा सांगा की सेना। मेवाड़ की तरफ देश की हो चाहे विदेश की हो, सबका आकर्षण होने लगा किसकी तरफ? मेवाड़ की सेना की तरफ, महाराणा सांगा की तरफ। परंतु मेवाड़ के शासक राणा सांगा के अभी कहां खत्म होने वाले थे वाद विवाद। और हुआ कुछ इस प्रकार, 1519 की बात है, गागरोन के
युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य। महमूद खिलजी ने वहां मालवा से एक जो सरदार थे उनको निष्कासित किया, उनका नाम था मेदिनी राय। और मेदिनी राय को क्या किया? वहां से निष्कासित किया। कहां से? मालवा से। और मेदिनी राय को सांगा ने क्या कर दी? चंदेरी और गागरोन की जागीर दे दी। यह बात किसको बुरी लगी? महमूद खिलजी द्वितीय को बहुत बुरी लगी कि भाई सांगा तूने मेरे विरोधी को क्या कर दी? जागीर दे दी, और वो भी कहां की? मेरे नजदीक की चंदेरी और गागरोन की। तो महमूद खिलजी ने इसको एक अफसर समझा और सांगा की तरफ सेना लेके चल पड़ा। और मेदिनी राय को पछाड़ता हुआ गागरोन में, इतने में लगा सांगा को पता, सांगा पहुंचे सेना लेके। उसने क्या किया? महमूद खिलजी को भी हराया और महमूद खिलजी को बंदी भी बना लिया। कितने? 3 माह तक बंदी बना के रखा। और होता कुछ इस प्रकार है कि एक बार इसको बंदी बना के रखा हुआ था और महाराणा सांगा क्या करने लगे? एक गुलदस्ता उठा के महमूद खिलजी को देने लगे। तो महमूद खिलजी बोले, सांगा जी, महाराणा जी, देखिए किसी चीज को देने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं कि एक तो आप झुक के मुझे ये गुलदस्ता दें और एक मैं हाथ फैला के ये गुलदस्ता लूं। तो देखिए आप राणा सांगा हो, झुकने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। और मेरे हसूल कहते हैं कि मैं भिखारी की तरह आपके आगे हाथ फैला सकता नहीं। सांगा इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया? महमूद खिलजी के इस रवैये को, इस बात को सुन के उनसे प्रभावित होके उन्हें क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया। किसको? महमूद खिलजी को मुक्त कर दिया गया। और इसी के साथ में मालवा का आधा राज्य दे दिया और एक रतन जड़ित मुकुट पहनाया, कमर पेटी दी और महमूद खिलजी को रवाना कर दिया। यह थी पूरी कहानी गागरोन के युद्ध की। अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें सांगा का क्या महत्व था वही बात करने वाले हैं। यह युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। कहां पे? पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में। हम इस युद्ध को सांगा के संदर्भ में देखेंगे। होता कुछ इस प्रकार है कि इब्राहिम लोदी की एक ठिकाना था बठिंडा। वहां के कोई सरदार थे जिनके इब्राहिम लोदी के साथ आपस में क्या होते हैं? मनमुटाव। और बठिंडा के वो सरदार किसे आमंत्रित करते हैं? बाबर को आमंत्रित करते हैं। और बाबर ने सबसे पहले देखा कि भाई भारत के अंदर कौन कौन सी ताकतवर सेना है, कौन कौन से ताकतवर पक्ष है। तो देखा कि उसमें से एक राजपूत शासक महाराणा सांगा भी थे। तो सांगा से उसने क्या किया कि भाई महाराणा सांगा जी, मैं पानीपत का प्रथम युद्ध करने आ रहा हूं। किसके साथ में? इब्राहिम लोदी के साथ में। आप मेरी सहायता कीजिएगा। सांगा बोले ठीक है भाई, आजा, कर देंगे। भाई दिल बड़ा था, मान गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी से वैसे इसका 36 का आंकड़ा चल रहा था, मान गया। परंतु होता क्या है, मेवाड़ के सामंत बोले, बुजुर्ग बोले कि भाई ऐसा नहीं करना, वो तो राणा बाबर की सहायता करना मतलब सांप को दूध पिलाने के बराबर है। अगर हम बाबर की सहायता करेंगे तो कल को ये अपने को ही प्रॉब्लम में डालेगा, अपने को ही समस्या देगा, अपने को ही परेशान करेगा। यह बात किसने कही? मेवाड़ के सामंत लोगों ने कही। और उनकी बात मानना किसने? सांगा ने उनकी बात मान ली और बोला बाबर को, भाई तू लड़ ले, मैं तो को नहीं आऊं। किसको बोला? बाबर को। और बाबर के साथ में नहीं मिला कौन? महाराणा सांगा। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ बहुत घमासान वाला युद्ध। बाबर के पास थे आधुनिक हथियार, तोपें, सब कुछ था और तुगलुगमा पद्धति सब कुछ था। और उसने हरा दिया किसको? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। और भारत में मुगलों की नींव पड़ चुकी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में दिल्ली में अधिकार हो चुका था किसका? बाबर का। और अब ये खबर जा पहुंची थी महाराणा सांगा के कान में कि भाई मुगलों की नींव पड़ चुकी है, मुगल यहां आ चुके हैं और ये कभी ना कभी कहां पहुंचेंगे? हमारे राजपूत इलाका में भी पहुंचेंगे, हमारे राजस्थान के मेवाड़ में भी आ सकते हैं। तो अब सांगा ने सोचा कि ये दिल्ली से इस तरफ आए तो क्यों ना इनको बीच में रोकने के लिए कुछ किया जाए। तो सांगा पहुंचे बयाना और बयाना भरतपुर में जाके बयाना के दुर्ग को जीत लिया। किसने? महाराणा सांगा ने। अब बाबर क्या कर रहा था कि बाबर भाई दिल्ली को जीत के दिल्ली से होता हुआ आगरा पहुंचा और उसको भी पता लगा कि यहां पे हम आते हैं तो रास्ते में पड़ता है बयाना का दुर्ग और इसको अगर मैं जीत लेता हूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा राजपूतों से लड़ना। तो बाबर ने किसको जीतना चाहा? बयाना के दुर्ग को जीतना चाहा। और उसको दुर्ग को जीतने के लिए वो बहसता है अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को।
और बयाना को कौन जीत लाता है? मेहंदी ख्वाजा। परंतु होता कुछ इस प्रकार है कि बाबर मेहंदी ख्वाजा से भी पहले एक बंदे को भेजता है, वो होता है इसका दोस्त, किसका? बाबर का। उसका नाम था इश्क आका, और वो नहीं जीत पाया था, असफल हो गया था बयाना को जीतना, क्योंकि इतना आसान नहीं था। किसके अंडर में था बयाना? राणा सांगा के अंडर में था, और फिर उसको जीत लेता है कौन? मेहंदी ख्वाजा। अब ये बात पता चली महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा कूच करते हैं, चल पड़ते हैं। 16 फरवरी 1527 का वो दिन था, और किसको जीतने? बयाना को जीतने चल पड़े। मेहंदी ख्वाजा ने हसन खां मेवाती को सोचा कि अपनी तरफ मिला लूं और सांगा से लड़ा दूं, पर हसन खां मेवाती तो पहले जाके मिल चुका था सांगा से, और उसी के साथ में देखा कि भाई सांगा तो बढ़ रहा है अपनी तरफ, बीच में सैनिक भेजी कि भाई सांगा को रोको, पर सांगा कहां रुकने वाले थे? बहुत ज्यादा वीर थे हमारे शूरवीर महान सम्राट महाराणा सांगा, नहीं रुके और जा पहुंचे बयाना। और पता लगा मेहंदी ख्वाजा को इतनी बुरी तरह से हराया, बहुत ज्यादा बुरी तरह से, किसी को कुछ नहीं छोड़ा, तबाही मचा दी। महाराणा सांगा ने डर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। जो बारूद असला था उसको भी अंडर में कर चुका था कौन? हमारे महाराणा सांगा। और ये उनकी अंतिम विजय थी। किसकी? महाराणा सांगा की। कौन सी? बयाना का युद्ध जो भरतपुर में होता है। किस किस के मध्य? बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा और महाराणा सांगा के मध्य। पूरी सेना को बचाड़ देता है कौन? महाराणा सांगा। तबाही मच चुकी थी, मुगलों के रोंगटे खड़े हो चुके थे, उन्हें पता लग चुका था कि एक ऐसा भी राजा है जो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर यहां पे सांगा एक गलती करते हैं। सांगा पूरा 1 माह का समय दे बैठते हैं किसको? बाबर को। किसको? बाबर को। मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को 1 माह का समय देना यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है महाराणा के सांगा की। और महाराणा सांगा ने यह भी नहीं पता किया कि बाबर के पास में कौन कौन से आधुनिक हथियार है, कौन कौन से हथियार है जो 1 लाख सैनिकों को हरा देते हैं, 10,000 मात्र सैनिक। तो सांगा ने यह भी पता नहीं किया था। परंतु इस समय सांगा का पूरा वर्चस्व था कहां पे? बयाना के अंदर। हरा चुका था मुगल सेना को, मुगल सेना के रोंगटे खड़े हो चुके थे, भाग उठी थी मुगल सेना, और अब कब्जे में था पूरा ये बयाना का दुर्ग महाराणा सांगा के अंडर में। और जब ये बात बाबर को पता लगी, कहां रुकने वाला था बाबर? जो बाबर एक छोटी सी उम्र का छोटे से बच्चे से लेकर मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक राज करने वाला वो सम्राट, मुगल सम्राट कहां रुकने वाला था? सांगा के इस युद्ध के बाद में। वो भी तैयार था कि मैं कैसे उसको हराऊंगा, इधर सांगा तैयार था कैसे मैं बाबर को हराऊंगा। दोनों आमने सामने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो दिन आखिर में आ ही गया। कौन से युद्ध की बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे खानवा युद्ध। 17 मार्च 1527 की बात करने वाले हैं। किस युद्ध की बात करने वाले हैं? तो खानवा युद्ध की बात करने वाले हैं। इसके अंदर महाराणा सांगा ने पाती परवन प्रथा को अपनाया। पाती परवन प्रथा क्या थी? कि पूरा राजपुताना को एक किया, हर शासक को एक किया, ताकि विदेशी शक्ति को क्या किया जाए? भगाया जाए। बहुत सैनिक थे, 1 लाख सैनिक हो चुके थे। 1 लाख सैनिक कम नहीं थे, बाबर के पास मात्र सैनिक थे 40,000। परंतु सांगा की सबसे बड़ी गलती रही, सांगा ने पता नहीं किया कि वो 40,000 कैसे इब्राहिम लोदी की सेना पर भारी पड़े थे। क्या थे उनके पास? कौन सी पद्धति बना रहे थे? क्या था? परंतु अभी तो हम बात करेंगे खानवा युद्ध 17 मार्च 1527। किस किस को शामिल किया? तो हमारे इसके अंदर शामिल हुए थे राणा सांगा, अफगान के महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ का राव मालदेव, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल, अमेर का पृथ्वीराज कछवा, इडर का बारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीना का सहलदी तंवर की बात करेंगे। और इसी के साथ बागड़ का उदय सिंह, नागौर का खाना जादा, सिरोही का अखेराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदनी राय, सलूम्बर का रावल रतन सिंह, भरतपुर का सोग परमार,
सादड़ी का जाला अज्जा, बूंदी का नारायण राव और वीरमदेव मेड़तिया। और भी बहुत सारे राजा थे, परंतु ये मुख्य रूप से नाम याद रखिएगा। इन सभी को इकट्ठा किया कि भाई एक ऐसी सैनिक बनाएंगे, एक ऐसी सेना बनाएंगे कि बाबर को यहां से भारत से निकाल फेंकेंगे। और उसी समय की बात है, बाबर पहुंचे जाके सीकरी के अंदर, वहां पे रुके, पानी रसद का सामान जुटाने लगे। 1 माह का जो टाइम मिल चुका था, सेना को अंदर हौसला बढ़ाने लगे। परंतु होता कुछ इस प्रकार है, उसी समय एक जो हमारे बात मुख्य रूप से है, किस बात की बात कर रहे हैं, ज्योतिषी की एंट्री होती है। कौन से ज्योतिषी की? महमूद शरीफ की एंट्री होती है। तो महमूद शरीफ आके बोलते हैं किसे? बाबर को, कि बाबर युद्ध मत कर, तू हारेगा, युद्ध करना उचित नहीं है, मंगल का तारा पश्चिम है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाला पराजित होगा। बाबर की ये बात, बाबर ने महमूद शरीफ की ये बात सुनी, परंतु देखा कि भाई सैनिकों में तो कुछ और ही चल रहा है। सैनिक भाई आपस में बात कर रहे हैं कि राणा सांगा ये थे, राणा सांगा के इतना बलवान थे, क्योंकि जो खानवा बयाना के युद्ध से आए थे खानवा में, तो खान बयाना के युद्ध में जो उन्होंने देखा था, जो हाल उनका वो अपना करवा के आए थे, तो बताना तो बनता था। वो पूरी सेना में बच चुका था हलचल, पूरी सेना घबरा चुकी थी। किससे? राजपूतों के इस शौर्य को देख के, इस बलिदान को देख के, इस शौर्यता वीरता को देखकर पूरी बाबर मुगल सम्राट की सेना हिल चुकी थी। मुगलों के रोंगटे खड़े हो चुके थे, सेना में हलचल मच चुकी थी और सेना लड़ना भी नहीं चाहती थी। तब बाबर चाहता था कि युद्ध हो, बाबर भी रुकने वाला कहां था। और बाबर ने क्या किया उस समय? भय और आतंक का जो वातावरण बन चुका था, उसको समाप्त करने के लिए सबसे पहले बोला, मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से शराब नहीं पीऊंगा, ड्रिंक बंद कर दी आज से हमने करनी। किसने बोला? बाबर ने बोला। किसके विरुद्ध? ये खानवा युद्ध के लिए बोला कि भाई सालों सारा युद्ध में अप्पा शराब को नहीं पिया, आज के बाद में थे, युद्ध करो मेरे साथ आ जाओ। साथ में क्या किया? धार्मिक जो कर लगता था उसको भी हटा दिया। उसको धार्मिक कर, तमागा कर जिसे बोलते हैं, उसको भी हटा दिया। शराब नहीं पीऊंगा, सोने चांदी के बर्तन तुड़वा दिए, गरीबों में बंटवा दिए, ये सारा कुछ कर रहा था। और सबसे बड़ा जो काम किया, जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया। सैनिकों में नया जोश को उत्पन्न किया और युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। और इस समय जो हमसे विश्वासघात कर चुके थे या कर रहे थे, वो थे सहलदी तंवर, रायसीना के सहलदी तंवर, और एक बंदे और था जिसका नाम था नागौर का खाना जादा, जिन्होंने क्या किया था? राणा सांगा के साथ में विश्वासघात किया था। आपस में युद्ध हुआ, सेना आपस में भिड़ी, सेना के पास में बहुत ज्यादा बल था दोनों तरफ से, परंतु बाबर के पास में आधुनिक हथियार थे, बम गोला था, बारूद था, बंदूकें थी, कहां टिकने वाली थी तलवार की धार गोली के सामने। चले उसी समय राणा सांगा क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। और घायल सांगा को अक्केराज, किसके? सिरोही के अक्केराज उठा के क्या ले जाते हैं? बाहर लेके जाते हैं युद्ध से, और युद्ध के अंदर बैठते हैं कौन? सादड़ी का झाला अज्जा। सादड़ी का झाला अज्जा कहां बैठते हैं? युद्ध के अंदर बैठते हैं, और इसी के अंदर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं झाला अज्जा। और इस युद्ध से बाहर ले जाए घायल राणा सांगा को बाहर ले जाया जाता है। किसके द्वारा? अक्केराज, सिरोही के अक्केराज के द्वारा। और ये युद्ध हारने का कारण कह सकते हैं, एक तो राणा सांगा ने पता नहीं किया कि इब्राहिम लोदी क्यों हारा था, कमजोरी पता नहीं की बाबर के पास, परंतु बाबर को पता था कि अगर मैं किसी 2-3 राजपूत शासकों को अपनी तरफ मिला लूंगा तो सारा कुछ उगल देंगे। तो उसने वही किया। बाबर के पास तोपखाना था, बाबर के पास तुगलुगा पद्धति थी, बाबर के पास रण कौशल था, बाबर के पास बहुत ज्यादा सैनिक बल नहीं था, परंतु हथियार बल जरूर था। और इसी के साथ में राजपूतानों का जो राजपूत शासक थे उनका कोई एक नेता भी नहीं था। सहलदी तंवर, रायसीना के और नागौर के खानजादा ने अंतिम समय में बाबर के साथ में जाके मिल चुके थे। और इसी के साथ में ये देखो झाला अज्जा, जिन्होंने क्या किया था? राणा सांगा के चिन्ह को धारण किया था। राणा सांगा के चिन्ह को धारण किया किसने? झाला अज्जा ने। सहलदी तंवर और खानजादा ने क्या किया?
विश्वासघात किया। वहीं अखेराज कहां लेके गए? बसवा दौसा में लेके गए। बसवा दौसा से रणथंभौर लेके गए। रणथंभौर से वो चलते हैं कालपी, कालपी में इर्ची। और जब वहां पे उनको होश आया तो वो पता क्या बोले? उठते ही बोले, अरे मैं कहां पे हूं, चलो किससे युद्ध करने चलो, रणथंभौर में बाबर आ चुका है, उससे मैं युद्ध करूंगा। बाबर से जाके कौन बोला? राणा सांगा बोला। पर सैनिक दस्ता तो पूरा घायल था, साथ के सामंत घायल थे, बुरा हाल हो रखा था, कुछ नहीं था पास में, परंतु वीर थे। कौन? राणा सांगा। 40 वर्ष की आयु थी, बहुत वीर थे। कहते नहीं मैं तो युद्ध करूंगा। किससे युद्ध करूंगा? बाबर से, उसको छोड़ूंगा नहीं। और तैयार हो चुके थे, आधे घायल थे, 80 घाव थे शरीर पे, आंख नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, और फिर भी वीरता की बात देखो। पर क्या किया सामंतों ने कि भाई अब जाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, कुछ भी नहीं अपने पास। सांगा हमें वहां पे ले जाएगा और खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। तो सामंतों ने क्या किया? जहर दे दिया। किसको? कालपी में इर्ची के अंदर किसको जहर दे दिया? महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया। और आज भी हमारे राणा सांगा का स्मारक कहां पे है? बसवा दौसा के अंदर क्या है? स्मारक है। और कालपी में इनको क्या दिया गया? जहर दिया गया। और मंडलगढ़ में इनकी क्या है? समाधि स्थल है। कालपी से कहां लाया गया? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। और हमने एक ऐसा वीर योद्धा खोया। कब? 30 जनवरी को हमने एक ऐसा वीर योद्धा खो दिया, 1528 को, जो हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू सम्राट। बाबर ने अपनी तुझ के बावरी के अंदर बहुत तारीफ की है। किसकी? महाराणा सांगा की। और इन्होंने उसी तुझ के बावरी में कहा गया है ये थे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा है, सिपाहियों का अंश भी कहा गया है। और एकमात्र शासक थे जिसके समय विदेशी शक्ति को बाहर निकालने के लिए पूरा राजपूताना एक साथ में हो गया था। और ये देखिएगा, हम बात कर रहे थे किसकी? राणा सांगा की मृत्यु की। 30 जनवरी 1528 महाराणा सांगा की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा। स्मारक की बात करें तो कहां पे है? बसवा दौसा के अंदर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपने एक एक चीज को लिखा होगा, पूरी बातें की हमने, कुछ भी नहीं रहा। अगर राणा सांगा से प्रश्न बनता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। एक एक बात को अच्छे से समझाया गया है। आप इस क्लास को पूरा दोबारा देखिएगा, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, आराम से देखिएगा, एक एक चीज को लिखते हुए चलिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद करता हूं आपको क्लास हमारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इसी के साथ में हम नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में आपसे जल्द मिलेंगे। 2nd ग्रेड के सारे राजाओं को हम इसी प्रकार से कवर करते हुए चलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। और राजस्थान जियोग्राफी की क्लास, स्टैटिक जीके क्लास, योजनाओं की क्लास, वन रिपोर्ट और राजस्थान का बजट सब कुछ आ चुका है, उनको भी देखते रहिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।